हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार मील आपका नए टॉपिक के साथ में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है शार्क। क्योंकि शार्क, आसियान, इस प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, ये आपके व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो कि अभी हाल ही में होने वाली है, इन परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न हैं, इसमें से अवश्य पूछा जाता है। इसी प्रकार से आपका सेकंड ग्रेड का है, कैडेट के में भी इस प्रकार के प्रश्न हैं, पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए अपन सबसे पहले देखेंगे शार्क के बारे में कि शार्क क्या है। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ इससे पूछी जा सकती है वो आपको ये पूछ सकता है कि शार्क का पूरा नाम क्या है। इस प्रकार से शार्क का पूरा नाम है, इस प्रकार से हमारे सामने चार विकल्प दिए हुए आ सकते हैं। तो शार्क का पूरा नाम क्या है, तो सबसे पहले तो आप इसकी जो फुल फॉर्म है SAARC, इसको याद करेंगे, साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑपरेशन। साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑपरेशन, ये शार्क का अंग्रेजी में फुल फॉर्म है इसकी। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है इसका हिंदी में नाम है, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑपरेशन। तो ये आप लोग इसको याद रखेंगे। अब सबसे पहले अपन इसके बारे में बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। शार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को शार्क की स्थापना हुई थी। तो स्थापना से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये शार्क का जो संगठन है 1985 में इसकी स्थापना की गई है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व के दक्षिण एशिया के जो देश थे, उनके दिमाग में कैसे आया कि हमें इस प्रकार का दक्षिण एशिया देशों का एक संगठन बनाया जाना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले जिसके दिमाग की उपज थी वो थी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जियाउर रहमान। जियाउर रहमान जो उस समय आपके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। 1977 की बात कर रहे हैं। 1977 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जियाउर रहमान ने उनके दिमाग की उपज थी और सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में बताया। और ये जो सबसे पहले 1977 में जब उन्होंने ये इस प्रकार के दक्षिण एशियाई देशों के संगठन की बात कही, तो वो समय सम्मेलन हुआ था। उस समय शार्क तो नहीं बना था, लेकिन दक्षिण एशिया के 5-6 देश उस समय उनके जो प्रधानमंत्री वगैरह थे, उस समय ढाका में एक सम्मेलन हुआ था और वहां पर उन्होंने अपनी बात रखी थी। कहां पर? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और वहां पर 1977 में जियाउर रहमान है, उन्होंने शार्क के बारे में बताया। और उसके बाद में धीरे धीरे कई दौर की वार्ताएं चली, और उसके बाद में 8 दिसंबर 1985 को शार्क का संगठन है उसका गठन कर दिया गया। तो इस प्रकार से ज्यादा नहीं पूछते हैं कि जियाउर रहमान बांग्लादेश किस प्रकार का नाम है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं, आप लोग दिमाग में बैठा लें। अब उसके बाद में तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि शार्क के सदस्य हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो उनके सदस्यों की संख्या है 8। 1985 में जब इसका गठन हुआ था, उस समय सदस्यों की संख्या थी 7, जो बढ़कर बाद में हो गई 8। अपन यूं भी कह सकते हैं कि हमें शार्क के बारे में ऐसे पूछ सकता है कि शार्क के प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो शार्क के प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 7 थी। कौन कौन से देश थे? अपने पड़ोसी देश हैं सारे, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है और मालदीव है। ये 7 देश थे, ये प्रारंभिक सदस्य रहे हैं शार्क के। अब ये 8वां सदस्य कौन सा बन गया? 8वां सदस्य बन गया अफगानिस्तान। 8वां सदस्य कौन सा है? अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान है। ये शार्क का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2007 में। शार्क का 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2007 में, और उस शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को शार्क का 8वां सदस्य बनाया गया। इस प्रकार से शार्क के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 8। कौन कौन से हो गए? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। ये 8 सदस्य हो गए। ठीक है। अब इसके बारे में अपन बात करें, क्योंकि ये जो शार्क है
दक्षिणी एशिया देशों के का संगठन है, यानी कि इसमें जो 8 देश हैं, इन 8 देशों की जनसंख्या कितनी है? तो 8 देशों की जनसंख्या कितनी है? तकरीबन 1.5 अरब। इन 8 देशों की जनसंख्या कितनी है? 1.5 अरब इनकी जनसंख्या है। तो इसको भी आप लोग परीक्षा में देख लें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हैं, आजकल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने लग गए, तो इस प्रकार इसको भी आप लोग ध्यान दे लेंगे। इसके बाद में, क्योंकि कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क को दक्षेस भी बोलते हैं, इसको भी याद रखना आपने, सार्क को दक्षेस भी बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू नेपाल की राजधानी है। काठमांडू में इसका मुख्यालय है, इसका सार्क का। तो इसको भी आप लोग देखें। इसके अलावा जो सार्क का जो संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इस संगठन में जो कार्यकारी भाषा, आजकल इस प्रकार के प्रश्न भी पूछने कि वहां पर जो कामकाज की भाषा है वो कौन सी है, एक है या एक से अधिक है। तो आप लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप लोग सिर्फ एक भाषा याद रखें, अंग्रेजी। सार्क की कार्यकारी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, ठीक है। इसको आप लोग देखें। तो ये हो गया आपका दक्षेस के सीरीज, छोटी छोटी बात है। इसके अलावा, इसके सदस्यों के अलावा एक प्रश्न आपसे और भी पूछ सकता है कि सार्क के पर्यवेक्षक सदस्यों की संख्या कितनी है? पर्यवेक्षक सदस्य कितने हैं? ऑब्जर्वर। तो ये पर्यवेक्षक सदस्यों की संख्या हो गई 9। कितने सदस्य हैं? 9 पर्यवेक्षक सदस्य हैं, 9 कौन कौन से हैं? आपका ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, यूरोपीय संघ है, ईरान है, जापान है, मॉरिशस है, म्यांमार है, दक्षिणी कोरिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इस प्रकार से ये 9 पर्यवेक्षक सदस्य हैं सार्क के। दोबारा देख लें, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 9 सार्क के पर्यवेक्षक सदस्य हैं। 8 तो हो गए उसके सदस्य, और ये हो गए इनके 9 पर्यवेक्षक सदस्य सार्क के। इसको भी आप लोग हैं देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसका जो अध्यक्ष होता है, उस अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? महासचिव। महासचिव का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। आप लोग इसको भी ध्यान में देख लें। कई बार आपसे जो शिखर सम्मेलन हुए हैं, उन शिखर सम्मेलन में आप लोग देखोगे किसी शिखर सम्मेलन में 2 वर्ष के बाद में हो रहा है, कोई 3 साल के बाद में हो रहा है, तो उसका इससे कोई मतलब नहीं है। महासचिव का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। तो आप लोग इस महासचिव का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, इसको याद रखेंगे। चाहे वो 3 साल तक वो अपने पद पर कार्य कर रहा होगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको महासचिव का कार्यकाल पूछा जाता है, तो उसका कार्यकाल आप 2 वर्ष करेंगे। महासचिव का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इसके अलावा आपसे ये पूछ रहे हैं कि वर्तमान में सार्क का महासचिव कौन है? वर्तमान में सार्क का कौन है? एक साला, थोड़ा सा ध्यान देना। अपन बात किसकी कर रहे हैं? सार्क के महासचिव के बारे में बात कर रहे हैं। एसाला रूबान, ये महासचिव हैं किसके? सार्क के। और ये है वेराकून से संबंधित है, वेराकून से संबंधित है। इनका नाम है एसाला रूबान। ये सार्क के महासचिव हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और चर्चा कर लें इस पर है मुद्रा। सार्क के जो सदस्य हैं, कौन कौन सी मुद्राएं उन्होंने अपना रखी है, तो आप लोग इसमें रखेंगे कि सार्क के जो सदस्य हैं उनमें 8 प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो प्रचलित है। 8 प्रकार की, क्योंकि प्रत्येक देश की मुद्रा है अलग अलग है, इसलिए 8 मुद्राएं हैं वो इसके सदस्य देशों की प्रचलित हैं। तो 8 मुद्राएं हैं, प्रत्येक देश की अलग अलग है। 8 इसके सदस्य हैं और प्रत्येक देश की मुद्रा है वो अलग अलग है। इसको आप लोग हैं वो देख लेंगे। इसके अलावा जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, आखिर ये जो सार्क है इसका गठन क्यों किया गया था, किस उद्देश्य को लेकर है सार्क का गठन हुआ, सार्क
संगठन को बनाया गया, क्या उद्देश्य था, कई बार पूछ लिया जाता है, या आप बीए वगैरह या सीनियर वगैरह किसी क्लास में पढ़ते हो तो उस समय आपके सिलेबस में इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि सार्क का गठन किस उद्देश्य को लेकर किया गया था। तो अपने हालांकि इसमें और भी देखेंगे, लेकिन सीधा अपने अगर एक लाइन में इसके बारे में बात करें कि सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सार्क के गठन का मुख्य उद्देश्य था दक्षिणी एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति के प्रयास करना। दोबारा सुने, दक्षिणी एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति के लिए प्रयास करना सार्क का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य हो गया। उसके बाद में अपन थोड़ा इसके बारे में बात करें तो जो सार्क का संविधान है, और इसको बोलते हैं चार्टर के नाम से। सार्क का चार्टर है, उसमें क्या उल्लेख किया गया है, उसके में क्या बताया गया है, तो इसमें आप लोग देखें सार्क का जो चार्टर है उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 10 तक अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया। इसमें 10 अनुच्छेद हैं, अपन इनके बारे में देखेंगे। अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई? 10। प्रत्येक अनुच्छेद अपने कुछ न कुछ उसका महत्व है। स्कूल व्याख्याता भर्ती जो परीक्षा है उसमें इनके सबके बारे में बता रखा है। तो इसमें आप लोग हैं इसके प्रत्येक अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सार्क का जो चार्टर है 1985 का, उसमें 10 अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है और आप प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कौन से अनुच्छेद में क्या बता रखा है। तो देखिए आप, पहला जो अनुच्छेद 1 है, क्या कहता है? अनुच्छेद 1 है, इसमें किसके बारे में बता रखा है? तो इसमें अनुच्छेद 1 में सार्क के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में बताया गया है। पहले अनुच्छेद में आपको क्या बताना है? सार्क के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। सार्क के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। आप यूं कह सकते हैं कि दक्षिणी एशिया का विकास करने के लिए 7 उद्देश्यों पर जोर दिया गया है। यानी उद्देश्य कितने हो गए? 7 उद्देश्य हैं। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में कितने उद्देश्य बता रखे हैं? 7 उद्देश्य बता रखे हैं। 7 उद्देश्य किसके संबंध में है? सार्क के बारे में। यानी कि सार्क का जो गठन किया गया है किन उद्देश्यों को लेकर किया गया है, तो इससे संबंधित 7 उद्देश्यों के बारे में बता रखा है अनुच्छेद 1 में। आगे चलें, अनुच्छेद 2 क्या बता रखा है? सार्क के सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है उद्देश्य इनके बारे में याद करते चलें, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता है, पूछ लेगा सार्क के सिद्धांतों के बारे में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो सिद्धांत नाम आ गया तो इसमें अनुच्छेद 2 कर दीजिए। उद्देश्य नाम आ गया तो अनुच्छेद 1 कर दीजिए। कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन से अनुच्छेद में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 2 में क्या बताया है? सार्क के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। क्या जोर दिया गया है? कि सदस्यों के मध्य कौन से सदस्य? दक्षिणी एशिया के जो 8 देश हैं उनके बारे में बात कर रहा है कि सदस्य देशों के मध्य सहयोग, समानता, अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता आदि से संबंधित सिद्धांतों का इस अनुच्छेद 2 में निर्धारण किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित हो गया? सिद्धांतों से। उसके बाद में अनुच्छेद 3 से लेकर 10 तक आ गया। इसमें क्या बता रखा है? सार्क के संगठन के बारे में। सार्क के संगठन के बारे में बता रखा है। अब आप दिमाग में ये जोड़ डालोगे कि अब कैसे पता चलेगा कौन से अनुच्छेद में संगठन के बारे में बहुत सारी चीजें बता रखी हैं। तो इसमें भी अपन देखेंगे कि अलग से 3 में क्या बता रखा है। 3 से लेकर 10 तक है, 8 चीजें हैं वो संगठन पर जोर दे रही है, इसलिए इसको सीधा ही संगठन नाम दे दिया। अपन डिटेल में देखेंगे, इसमें देखेंगे अनुच्छेद 3 में क्या बता रखा है। क्या बता रखा है कि जो सार्क के राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी हैं उनके बारे में बता रखा है कि जो सार्क के
राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका शिखर सम्मेलन का प्रावधान किया गया है कि यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत जो 8 सदस्य देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं निश्चित जो भी शिखर सम्मेलन होगा उसमें उपस्थित रहेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 3 का क्या हो गया, संबंधित सदस्यों के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, उस शिखर सम्मेलन में केवल राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उपस्थित रहेंगे। आगे चले, अनुच्छेद 4 है वो क्या कहता है इसको, ये तो आपका राष्ट्राध्यक्ष का हो गया, इसमें आप याद रखेंगे विदेश मंत्री। कौन से में, अनुच्छेद 4 में क्या बता रहा है कि सदस्य देश यानी 8 जो देश हैं उन देशों के विदेश मंत्रियों के परिषद का प्रावधान किया गया है, यानी कि 8 देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनसे मिलकर एक परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है ना, और इस परिषद की बैठक है वो वर्ष में 2 बार बैठक करानी आवश्यक है। विदेश मंत्रियों की एक परिषद का गठन किया जाएगा और उस परिषद की बैठक जो है वो साल में 2 बार होनी आवश्यक है। एक वर्ष में 2 बार इसकी बैठक बुलाई जाएगी, किसकी, विदेश मंत्रियों की। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 5, क्या कहता है, इसमें एक स्थायी समिति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, स्थायी समिति का प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है कि समिति में सदस्य जो देश हैं उनके विदेश सचिव, स्थायी समिति में जो भी सदस्य देश हैं उन देशों के विदेश सचिव क्या करेंगे, शामिल होते हैं इस बैठक में। एक परिषद का गठन किया जाएगा, यानी जो स्थायी समिति है उस स्थायी समिति में प्रत्येक देश का जो विदेश सचिव है वो क्या करेगा, उस बैठक में या इस समिति में शामिल होगा। और इस प्रकार की जो बैठक होगी, इस प्रकार की बैठकें वर्ष में 1 बार होना आवश्यक, यानी कि वर्ष में 1 बैठक। और इसकी क्या हो गई, वर्ष में 2 बार बैठक, इसकी 1 बार बैठक। विदेश मंत्रियों की तो क्या होगी, 2 बार बैठक, और स्थायी समिति और विदेश सचिवों की बैठकें साल में 1 बार का प्रावधान किया गया है। 1 बैठक होनी आवश्यक है। ठीक है, आगे चलते हैं अनुच्छेद 6 में। क्या कहता है अनुच्छेद 6, ये अनुच्छेद 6 है, ये एक प्रकार की तकनीकी समितियां हैं, उन्हें समितियों पर जोर देता है। क्या कहता है कि अनुच्छेद 6 में तकनीकी समितियों का प्रावधान किया गया है और ये क्षेत्रीय सहयोग के नए विषयों और उनमें सामंजस्य या समन्वय स्थापित करने पर जोर देता है। कौन सी, अनुच्छेद 6। उसके अलावा अनुच्छेद 7 क्या कहता है, कार्यकारी समिति का प्रावधान। कार्यकारी समिति कौन सी, जो इस संगठन का संबंधित जितना भी कार्य है वो सारा कार्य इस कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 7 के तहत एक कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि एक तो ये सार्क का मुख्यालय कहाँ होगा। अपन लोगों ने पढ़ा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। तो ये इस सार्क का एक मुख्यालय होगा, इसका प्रावधान कहाँ किया गया था, अनुच्छेद 8 में, कि सार्क का एक मुख्यालय होगा। इसके अलावा सार्क का एक महासचिव भी होगा और इस महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष होता है। तो ये महासचिव और इसके मुख्यालय का प्रावधान है वो कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 8 में किया गया है। तो इस अनुच्छेद 8 को भी आप लोग देखेंगे। इसके अलावा सार्क के आर्थिक संसाधनों के लिए उनका जो फाइनेंशियल असेसमेंट है वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनका प्रावधान किया गया है। वित्तीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया है किसमें, अनुच्छेद 9 में। सार्क का जो फाइनेंशियल कंडीशन जैसा भी है उनके लिए जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनका प्रावधान है अनुच्छेद 9 में किया गया है।
और इसके अलावा प्रत्येक देश को अपना एक निश्चित भाग या अंशदान करना होता है। तो वो अंशदान वो देश कितना करेगा, अनुच्छेद 10 में अंशदान से संबंधित प्रावधान किया गया है कि कौन सा देश कितना अपने जीडीपी का कितना भाग है वो सार्क की सहायता करने के लिए उपलब्ध कराएगा। तो ये अंशदान से संबंधित है, वह अनुच्छेद 10 में इस प्रकार के बारे में बताया गया है। ये अपन थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से और देखें तो इसके शिखर सम्मेलनों के बारे में बात कर लेते हैं कि अब तक इसके शिखर सम्मेलन कितने हो चुके हैं। कई बार परीक्षा में आ जाता है कि सार्क के शिखर सम्मेलन कितने हो चुके हैं। तो आप देखें कि अभी पहला शिखर सम्मेलन जब हुआ था वो तो आपका पहला जो कि 8 दिसंबर 1985 को हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे करके और जो शिखर सम्मेलन है वो 19वां शिखर सम्मेलन 2016 में पाकिस्तान में प्रस्तावित था, लेकिन आतंकवादी घटना के कारण वो जो शिखर सम्मेलन है वो रद्द कर दिया गया था। उस शिखर सम्मेलन अभी नहीं हुआ है, उसके स्थान का जगह का निर्धारण भी नहीं हुआ है। इसका 20वां शिखर सम्मेलन है, उसके लिए अभी तय नहीं किया गया है कि वो शिखर सम्मेलन कहाँ क्या होगा। आप 18वां शिखर सम्मेलन है वहां तक इसको ध्यान दें। और इसका जो 19वां शिखर सम्मेलन है कहाँ प्रस्तावित था, पाकिस्तान में 9 से 10 नवंबर 2016 के मध्य, तो उसको भी आप लोग ध्यान दें। आतंकवादी घटना के कारण वो शिखर सम्मेलन है वो रद्द कर दिया गया था। आज के टॉपिक में बस इतना ही। धन्यवाद।